Hi guys, welcome to my channel and today we will talk about the assignments for the December 2024 cycle for the very first subject organizational behavior. So guys, being you are preparing the assignments for the very first time, there are few things which I would like to highlight and that is very important for you to understand before preparing assignment for any subject, right? So and if you log into your portal today, so the assignments is made live today only and this is the first video for the first subject. तो अगर आप log in करेंगे, if you go to your dashboard, आप नीचे scroll करेंगे. In the previous video also I just mentioned that नीचे अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर द असाइनमेंट्स. तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा असाइनमेंट्स फॉर ऑल द 6 सब्जेक्ट्स एंड उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे पेंडिंग लिखा रहेगा एंड द ड्यू डेट इज़ 4 December 2024 23:59 मीन्स रात 12 बजे तक आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. डोंट थिंक उसके बाद असाइनमेंट्स एक्सेप्ट होंगे. In any case, any emergency department or the examination department of NMIMS won't consider your case. So guys, make sure you will be submitting your assignment before the due date. And my humble request is ke just try to finish it off 1 or 2 day prior, because last time pe there might be some server issue and there might be some glitch and you won't be able to submit the assignment. So your all the energy and all the efforts will go in the vain and you need to submit the assignment again in the next cycle with some different questions, right? आप किसी भी असाइनमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक टिक टिक करते हुए एक आपको एक क्लॉक दिखेगी जिसमें आपके सेकंड्स कम होंगे. तो लाइक अभी व्हेन आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग दिस वीडियो वी हैव 30 days लेफ्ट. सो उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपके पास एग्ज़ाम मंथ एक्शन का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं. स्टेटस इज़ नॉट सबमिटेड. जैसे ही आप सबमिट कर देंगे यू विल गेट अ ग्रीन ऑप्शन एज सबमिटेड. सबमिशंस, इसमें आपको 3 सबमिशंस मिलते हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स के वाई 3 सबमिशंस, वाई? बिकॉज नॉर्मली इट हैपन्स कि आपने सपोज पहली बार अपलोड किया, आपको लगा अरे आई जस्ट मिस्ड आउट एडिंग दिस कंटेंट, फिर आपने सेकंड टाइम किया. सो नॉर्मली एनएमएस सेज के आपको 3 अटैम्प्ट्स हम आप दे रहे हैं. पहली बार आपने गलती की, कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड टाइम अपलोड कर सकते हो और मे बी द थर्ड टाइम अपलोड कर सकते हो. 3 टाइम्स तक आपके लिए परमिसिबल रहता है, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स के आपका असाइनमेंट का जो भी आप असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कितने पेजेस होने चाहिए, कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, इट डजेंट मैटर मच टू बी ऑनेस्ट, राइट? Normally Arial, Times Roman are the standard formats, font size, font types which are permissible. एंड नॉर्मली हम लोग 12, 14, 16 यूज़ करते हैं. यहाँ कहीं पे भी आपका पेजेस का नहीं है कि मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं, राइट? Two things which is very 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 important, which I mention in each and every video, and just make sure you will adhere to these two things. The first thing is copy case. Guys, do not ever share your assignment with anyone. इवन आपने अगर अपलोड भी कर दिया है पोर्टल पे, आप सोचे अच्छा मैंने तो अपलोड कर दिया, आफ्टर दैट मैं अगर किसी को भी सबमिट के करूँगा या भेजूँगा और वो भी सेम अपलोड कर देगा तो ही विल गेट अ कॉपी केस, मेरा नहीं आएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आपने पहले अपलोड किया या उसने बाद में किया है, डजेंट मैटर, आप दोनों का ही कॉपी केस आएगा. सो गाइस, डोंट 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 प्लीज़, कितना भी आपके फ्रेंड्स हो, क्लोज कनेक्शन हो, डोंट शेयर योर असाइनमेंट विद एनी वन. ऑलवेज प्रिपेयर द असाइनमेंट ऑन योर ओन. कोई ग्रुपिज़म, कोई ग्रुप स्टडी इसमें काम नहीं आता. असाइनमेंट आपको खुद ही प्रिपेयर करना है. वाई? बिकॉज जो आपके असाइनमेंट्स हैं दैट आर बीइंग चेक्ड नॉट बाय द ह्यूमंस, बाय AI/ML, राइट? सो दे हैव कैपेबल टूल्स, स्मार्ट टूल्स जो कि ईजिली डिटेक्ट कर देते हैं कि कहाँ पे आपने कंटेंट कॉपी किया है. एंड वंस दे विल डिटेक्ट द कॉपी, you will directly get 0 marks. So guys, please don't share your assignments with anyone, otherwise you both or the n number of person जिनके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं, you all will get a 0 marks. Second thing is the plagiarism. So guys, NMIMS says कि आपको जो भी असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन असाइनमेंट्स को समझें, उनका कंटेंट आप स्टडी करें एंड राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. डोंट कॉपी पेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट. ये नहीं कि इंटरनेट पे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर मिल गया या आपको कोई केस स्टडी का आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, आपने वहाँ से उठा के कॉपी कर दिया, देन यू विल फॉल इनटू प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म ये कहता है कि जिस भी बंदे ने वो एक्चुअल कंटेंट बना रहा है
उसके एफर्ट्स, उसकी एनर्जी लगी है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन यूज़ इट फॉर द रेफरेंस, आप रेफ़र कर सकते हैं, उसको रीड करके आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, डेट इज़ फाइन। अब आप कहेंगे कि सर कुछ डेफिनेशंस होते हैं, एग्रीड। डेफिनेशंस जो हैं लाइक अकॉर्डिंग टू सम एक्स वाई जी साइंटिस्ट द यू विल राइट इन डबल कोट्स, वो आपका प्लेगरिज्म के अंदर नहीं आता। या फिर कोई आपका फॉर्मूला है, लाइक कोई भी आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है या कोई भी आपकी इक्वेशन है, कैलकुलेशन है, अब 2+2 हमेशा आपका 4 ही रहेगा, वो आपका प्लेगरिज्म या कॉपी केस में नहीं आएगा। सो वो चीज़ें आपकी इससे बाहर रहती हैं, राइट। एंड गाइज अर्लियर इफ़ आई टॉक अबाउट NMIMS, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अर्लियर इट वाज NGSC, नाउ इट्स CDOE। सो अर्लियर देवर वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग। द गुड थिंग वाज जो असाइनमेंट सबमिट करने का आपका जो टाइम लिमिट था, दैट वाज समवेयर अराउंड 84 to 87 डेज, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए आपके 3 मंथ्स होते थे। नाउ द टाइम हैज़ बीन रिड्यूस टू ओनली 30 डेज। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप अपनी तरफ से असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को इफ़ यू राइट इट प्रॉपरली इट विल एटलीस्ट टेक 2 to 3 आवर्स, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो वी आर हैविंग 6 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट में आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 वाई आई सेट 3 क्वेश्चन, वी आर हैविंग 3 क्वेश्चन 1 2 एंड 2B, सो इट्स नॉर्मली तो 3 क्वेश्चन और यू कैन कॉल इट एज द 2 क्वेश्चन। तो आपको 12 क्वेश्चन हैं आपके पास, एंड आपके पास ऑलमोस्ट आपको 30 to 40 आवर्स आपको स्पेंड करने रहेंगे। अर्लियर आपके पास 3 क्वेश्चंस होते थे, नाउ इट्स बीइंग रिड्यूस टू 2, बट जो टाइम है वो भी आपका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। सो गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट्स ऑन योर ओन, प्लीज़ डे 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए। और स्टिल इफ़ यू थिंक कि आप असाइनमेंट्स नहीं प्रिपेयर कर सकते, प्लीज़ डोंट कम टू मी एट द लास्ट मोमेंट कि सर हमारे पास टाइम नहीं है या हमने सोचा था हम खुद से बना लेंगे। प्लीज़ start things from the day one. Will you be able to submit this within the time frame or not? If yes, then start preparing from day one. Otherwise, you can take help from the other service providers. Now in this video, now the main motto of this video is, in this video I will tell you what the question is all about. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या वो कहना चाह रहा है। देन हम बुक के रेफरेंसेस की बात करेंगे। ऑब्वियसली अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 400 पेज की पूरी किताब पढ़ें एंड आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा पेज नंबर है। आई विल बी देयर फॉर यू, आई एम हेल्पिंग यू विद द पेज नंबर्स एंड द रेफरेंसेस, एंड आई विल टेल यू कि इसमें बॉस आपको क्या कंटेंट लिखना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर दैट आई विल जस्ट क्विकली शो यू दिस PDF फाइल जो आपके पोर्टल पे आपको दिख रही होगी। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द कोर्स इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दिसंबर साइकिल, टोटल इज 20 मार्क्स। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो आपके क्वेश्चन है दैट आर ऑफ 1000 वर्ड्स, आपको जो उनके आंसर्स लिखने हैं वो आपको 1000 वर्ड्स में लिखने हैं। बट इट डजंट मीन्स कि आपके 1000 वर्ड से आपका एक प्लस या माइनस नहीं हो सकता। नो, नॉर्मली जो गाइडलाइंस है वो कहती है +-10% इज एक्सेप्टेबल। मीन्स आपके 1000 वर्ड्स का है तो अगर आप 850 to 900 लिख रहे हैं, या अगर आप एक्सीड भी कर रहे हैं तो 1100 या 1150 तक जा रहा है, इट्स फाइन। बट ऐसा भी नहीं हो कि 1000 वर्ड्स लिखने हैं एंड यू आर जस्ट राइटिंग 300-400 वर्ड्स, और मे बी आपको कंटेंट बहुत सारा, आप सोचें जितना ज़्यादा कंटेंट लिखूंगा यू आर एक्सीडिंग 1500-1600 वर्ड्स। नो, ठीक है, जो 1000 वर्ड्स है तो +-10% एक्सेप्टेबल। सिमिलर जो आपके सेकंड क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स है, A and B, तो हर पार्ट का आप मान लीजिए जैसे 400-450 वर्ड से लेकर के आपका 550 to 575 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, राइट। वन इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स राइट टू बी इंडिविजुअली स्कैन नहीं करना, आपको मैनुअली टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, डिस्कशन ग्रुप वर्क इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट विल डायरेक्टली गो फॉर द 0 मार्क्स। आप बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं बट डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते, आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है। एंड जो पैरामीटर्स हैं, अगेन दीज आर नॉट हार्ड बाउंड पैरामीटर्स कि मुझे इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है तो मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे। नो, इट सिंपली स्टेट्स कि आपकी जो स्टोरी निकल के आएगी वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम कंसेप्चुअली उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में उसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे। सिमिलरली अगर आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, एंड उसके बाद उसका जो भी आंसर है जो आपने इंटरप्रिटेशन लिखा है उसको स्पेसिफाई करेंगे एंड वेटेज उस अकॉर्डिंग दिया गया है। बट दीज आर नॉट हार्ड बाउंड्रीज के नहीं मुझे यही फॉलो करना है, राइट। अगेन इट इज़ एन एप्लीकेशन बेस्ड, जो रियल लाइफ सिनेरियोज के ऊपर क्वेश्चंस की बात की जा रही है, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट्स हो गए जिसमें आपका क्वेश्चन 1 है 10 मार्क्स का, सेकंड के 2 पार्ट्स है, सेकंड ए एंड सेकंड बी, और 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। ये आपकी बुक है जो कि आपका लर्निंग मटेरियल से आई हैव डाउनलोडेड, ठीक है। हम इसी बुक को रेफ़र करते हैं बिकॉज
NMIMS stick to this book and it's better कि हम जितना कंटेंट यहाँ से ले सके. Though I'm not saying कि 100% you will get the answers from there, but yes, these are the good reference points. Now let's quickly jump to our questions. So I'm talking about the very first question. Nisha, as a head of operation at a mid-sized manufacturing company, has a team that is diverse in both experience and motivation levels. The company has recently undergone a turnaround process that has left some employees feeling insecure about their future roles. Nisha observed that some of the team members are highly motivated and consistently exceed their targets. A few others seem disengaged and often feel struggle to meet their goals. As an OB expert, Nisha is considering different motivational strategies to improve the team performance. She is aware that when one size fits all approach may not work. Based on the motivation theories, Maslow's hierarchy of needs, Heisenberg's two-factor hierarchy, Bloom's expectation theory, evaluate the possible reasons for the varying levels of motivation in the Nisha's team. Recommend the strategies Nisha could implement to boost the motivation across the team, considering both intrinsic and extrinsic motivators. तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं. सबसे पहले हम एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं कि निशा एक बहुत एक सीनियर लेवल पे बंदी बैठी हुई है. उसकी टीम में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. अगर हम ऑब्वियसली आप लोग खुद इतनी कंपनीज में काम कर चुके हैं या कर रहे होंगे, सो आपको आपको यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस सिनेरियो. कुछ लोग होते हैं जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वाह इतनी सैलरी मिल रही है, सब चीज़ अच्छी चल रही है. कुछ डिमोटिवेटेड होते हैं, यार इतनी सी सैलरी मिल रही है, मेरा आगे क्या करियर होने वाला है इस कंपनी में, मुझे छोड़ देनी चाहिए. हर टाइप के आपके पीपल रहते हैं. कुछ बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कुछ मिड लेवल के होते हैं, कुछ डीमोटिवेटेड होते हैं. सो बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यही कहता है हाउ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसमें ग्रुप कैसा बिहेव कर रहा है, टीम कैसा बिहेव कर रही है, एंड एट द एंड जो रूट लेवल है, मीन्स जो इंडिविजुअल है वो कैसे बिहेव कर रहा है. सो इसमें हम लोग अलग अलग थ्योरीज़ के ऊपर हमें बात करनी है. हमें उन्हें बताना है कि कौन सी, ऑब्वियसली हर बंदे के लिए एक चीज़ फिट नहीं रहती. जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वन साइज फिट्स फॉल और अप्रोच वॉन्ट वर्क, हर एक के लिए आपकी अलग स्ट्रैटेजी रहती है. हमें दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना है. इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर फैक्टर्स कौन से होते हैं, उन सब का एक सार बना करके हमें इसके आंसर में लिखना है. राइट. अगर हम पेज रेफरेंसेस की बात करते हैं तो पेज नंबर 214 पे 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 एंड 8.6 सेक्शंस 214, 15, 19, 20 पे है. कंटेंट में हमें क्या कवर करना है, आई एम जस्ट गोइंग वन बाय वन. सो लेट्स जंप टू द बुक. आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू द पेज नंबर, if I'm not wrong, saying some page number, 214, 215. Okay, I'm just quickly jumping to page number 214. Okay, सो 214 पेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम मोटिवेशन के बारे में बता रहे हैं. हम डायरेक्टली आंसर स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें मोटिवेशन की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि मोटिवेशन स्कॉट ने क्या कहा था, फ्रेड डूथर ने कहा था, और यू कैन गिव अ जनरल डेफिनेशन, इट्स फाइन. ठीक है. की कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में आपको नहीं लिखना है, आप थोड़ा जस्ट बेसिक में आप बता सकते हैं. देन मोटिव्स ऑफ द मोटिवेशन, कौन कौन से आपके मोटिव्स होते हैं, ऑब्वियसली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द जनरल मोटिव्स, उसके ऊपर हमें बात करनी है. अगेन डिटेल में आपको नहीं लिखना है, जस्ट इफ़ यू वांट टू हाईलाइट आप लिख सकते हैं हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, नीड फॉर अवॉइडेंस आर द प्राइमरी वंस. देन जनरल की अगर हम बात करते हैं देन एक्टिविटी, क्यूरियोसिटी. सेकेंडरी की बात करते हैं तो नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर, सिक्योरिटी, स्टेटस. ठीक है. आपको एक एक दो लाइन लिखनी हो आप लिख सकते हैं. देन वी टॉक अबाउट द मोटिवेशनल अप्रोचेस. अगेन यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स आते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक जैसा नाम बता रहा है अंदर से जो चीज़ आती है, और एक्सट्रिंसिक जो बाहर से आती है. ठीक है. थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल लिखना पड़ेगा. ठीक है. फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कौन कौन सी आपकी अप्रोचेस है. ऑथराइजेशन अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेस है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. देन कम्स द थ्योरीज फॉर मोटिवेशन, जहाँ पे हम कंटेंट थ्योरीज की बात करेंगे, और सेकंड हम प्रोसेस थ्योरीज की बात करेंगे. कंटेंट कहता है व्हाट, प्रोसेस कहता है हाउ. जहाँ पे आपकी नीड हायर की थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी, एजी थ्योरी है, नीड थ्योरी है. प्रोसेस के अंदर आपकी गोल सेटिंग एक्सपेक्टेशन है, परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन, इक्विटी एंड इन्फोर्समेंट है. अगेन डिटेल में आपको नहीं लिखना है, जस्ट 3-4 लाइनर्स आर इनफ, आपका 1000 वर्ड्स बहुत ईजिली कवर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग हर उसके बारे में हम लोग एक थोड़ा मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे. डायग्राम्स आपको बनाने हैं, इट्स बेटर आप वर्ड में या पीपीटी में आप खुद से प्रिपेयर करें.
अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कहाँ से रेफ़र किए हैं, इंटरनेट से किए हैं या बुक का एनएमएमएस के बुक का ये वाला पेज आपने रेफ़र किया है। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 डिराइव करेंगे एंड जो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं हमें इसे रिलेट करना पड़ेगा विद द केस स्टडी। केस स्टडी में हमने जो निशा की हमने बात की है, निशा जो हेड ऑफ ऑपरेशंस है, वो कैसे इन थ्योरीज को अडॉप्ट करेगी टू मोटिवेट हिज डीमोटिवेटेड टीम। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सोचो समझो कि किससे रिलेट करना है एंड देन राइट योर आंसर। हर चीज़ आपकी इस क्वेश्चन की केस स्टडी से रिलेट होनी चाहिए। I think I'm able to clarify what needs to be written in the first question. Now moving to my second question. The second question talks about Vidya, a project leader in an IT company, and her team has individuals with varying levels of experience and cultural background. Recently, she noticed a disagreements and arguments between the team members, Richard and Pallavi. Richard believes that Pallavi is not contributing enough to the team's success, while Pallavi feels that Richard undermines his ideas and does not give him opportunity to share her thoughts. As a leader, Vidya wants to understand the situation better and resolve the issue based on the concept of human perception. Explain how Vidya can use the understanding of the key stages of perception process to address the situation between Richard and Pallavi. It's very simple. दो लोग हैं आपकी टीम में, दोनों के बीच में नहीं बन रही। एक कह रहा है कि दूसरा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, दूसरा कह रहा है कि पहले वाला उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। ठीक है, एक इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन परसेप्शन। तो हमें ह्यूमन परसेप्शन की बात करनी है, परसेप्शन फ्लो की बात करनी है और डिफरेंट स्टेजेस की बात करनी है। अगेन हमें केस स्टडी से इसे रिलेट करना है। पेज नंबर्स की बात करते हैं तो 154 एंड 159। सो आई एम जस्ट गोइंग टू द पेज नंबर 154। सो 154 क्वेश्चन, हाँ। सो 154 में अगर हम देखेंगे तो 6.4 इट्स अ परसेप्शन प्रोसेस। सबसे पहले बताना पड़ेगा कि बॉस परसेप्शन प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, बीच का आपका एक ब्लैक बॉक्स होगा। ठीक है, परसेप्शन प्रोसेस आपको बताना है, इनपुट प्रोसेस डिटेल में नहीं जाना, 500 वर्ड्स हैं, मेक श्योर आप 550-600 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको परसेप्शन सिलेक्टिविटी डालना, चाहो स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन। आपके एट्रीब्यूट क्या है, मोटिव्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, या पर्सनल थॉट्स क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ये आपके हो गए विच रिलेट्स टू द परसीवर। टारगेट से रिलेटेड क्या है, टारगेट की अगर हम बात करते हैं, इनोवेशन हो गया, साउंड्स हो गया, बैकग्राउंड हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, साइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिचुएशन हो गया, रोल ऑफ द मीडिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि आपके पास एक सोर्स है, एक टारगेट है, उन दोनों के बीच में आपको परसेप्शन समझना है, प्रोसेस क्या होता है एंड कैसे वो इस परसेप्शन को अप्लाई करके जो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू परसेप्शन प्रोसेस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड रिलेटेड टू द केस स्टडी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Now moving to the third question, or you can call it as the secondary question. Make sure guys write the right answer. If you're writing, don't write the questions. Again I'm saying questions नहीं लिखने हैं, आप डायरेक्टली लिखेंगे आंसर 1, आंसर 2A, आंसर 2B, राइट। अगर 2B की जगह आपने 2A कर दिया या 2A की जगह आपने 3 कर दिया, यू विल गेट 0 फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिकॉज अगेन जो आपके असाइनमेंट्स हैं, मैंने पहले ही बताया, वो AIML से चेक होते हैं। वो ये नहीं समझेगा कि सीक्वेंस में है या आपका इंटेंशन आंसर सेकंड का देना था, आपने गलती से फर्स्ट का दे दिया, राइट। सो यू विल गेट 0 मार्क्स। सो मेक श्योर डबल चेक कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर उसमें लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप सोचो कि मैं क्वेश्चन सही लिख दूँ, आंसर क्वेश्चन नंबर गलत लिखूँ तो चल जाएगा, नो इट वॉन्ट वर्क, राइट। क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चंस, writing the questions are not required and don't write the questions please. Now moving to the question second B. Brijesh, a senior manager at a retail company, is preparing his department for the launch of the new product line. During his meeting, he notices a clear division in the attributes of the subordinates. Some like Ashish and Mohan express strong support to the company focus on sustainability driven by their personal values of environmental responsibility. Others like Dinesh and Ishwar are more spectacle, focusing on the potential financial risk of the shift. Analyze how the alignment of the personal views of the workplace attitudes can impact the department performance. सीधी सी बात है यार, एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि यार एथिक्स होनी चाहिए, जैसे ये चीज़ें नहीं सेल होनी चाहिए, या हमें जैसे टाटा की बात करते हैं, दे आर
more or less follows the ethics. They are not towards the financial greeds, but some other companies are move towards the financial benefits के नहीं यार बाढ़ में जाए, मुझे तो देखना है फाइनेंशियली बेनिफिट कैसे हो सकता है. अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. सो अगेन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो पर्सनल या इंडिविजुअल वैल्यूज़ की बात आएगी. तो कैसे वैल्यूज़ उन चीज़ों में इम्पैक्ट करती हैं एंड हाउ इट विल हेल्प और समटाइम्स मिस अलाइन विद द overall performance of the department or the group or the overall organization. So page number 82, go to the page number 82. I think I have just missed I think इसमें एक ही पेज है 82. I have just mistakenly write something. It's only don't write this. So we are talking about the brief about the values. Definition की बात करेंगे, फिर हम नेचर की बात करेंगे, उसके फीचर्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे इंपैक्ट करेगा एंड केस स्टडी में कैसे करेगा. सबसे पहले मैंने बताया अच्छा वैल्यूज़ क्या होती है, फंक्शनल बिलीफ्स होते हैं. किसी एक बंदे ने कुछ बोला मिल्टन रोसेस की, वो मैंने डेफिनेशन डाल दी. फिर मेरे को अगर और कोई भी 2-3 डेफिनेशन डालनी, अगेन 500 वर्ड्स का है तो ज़्यादा गाइस ज़्यादा डेफिनेशन मत डालना, अगर आप अदरवाइज़ आपका मेन कंटेंट स्किप हो जाएगा. देन नेचर एंड फीचर्स की हमने बात करी, ओके इट्स फाइन. देन वी टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, आपको बताना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वैल्यूज़ इन द ओपी. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दिस इज इंपॉर्टेंस. गाइडेंस इन द डिसीजन मेकिंग, expectations on the behavior, uniqueness, equipment device, alignment with the partnership, matching the consumer desires, etc. etc. But make sure सारे जो हैं वो आपकी केस स्टडी से रिलेट नहीं होंगे, तो सिर्फ वही आप डालें जो आपकी केस स्टडी से मोर रिलेटेबल हो. एंड प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेक श्योर यूज़ द केस स्टडीज़ ब्रिजेश या फिर दिनेश ईश्वर. यू नीड टू मेंशन द नेम ऑफ दीज पीपल्स, अदरवाइज you won't get the enough content and you won't be able to other with the case study answer and you won't be able to get the good marks. So guys, don't don't directly write the answer. सबसे पहले समझो क्या कहना चाह रहे हैं, आपके बुक में कौन से पेजेस है, उसको स्टडी करो एंड उसके बेसिस पे अपने आंसर्स लिखो. इंटरनेट से भी अगर आपको एक्सप्लोर करना, आप इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट. Right. Still, if you need any help, any assistance, you have time constraint, you are not able to understand, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, feel free to connect to me at any time. Just drop me your contact number at nmmsmba.cdu@gmail.com or my older email id ngsc.mba@gmail.com. Or if you want to connect me professionally over the LinkedIn, here is my LinkedIn id. You can connect to me LinkedIn anytime. I would be happy to help you guys. So this is all for my first video on the assignments organizational behavior. Stay tuned, stay connected. If you like the video, please like, please subscribe, and please share it across so that all your friends will get the maximum benefit out of this. And stay tuned for my next video on the next assignment for the next subjects. Thank you so much guys. Bye bye.